Hello, hi, good morning, everyone. I am very relaxed now. Very relaxed. Andruni Shanti. Kung Fu Panda 2. वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, इंट्रोडक्शन कर लिया, रिवर्स चार्ज कर लिया, कॉम्पोजिशन स्कीम कर लिया, पेमेंट ऑफ टैक्स कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, टैक्स इनवॉइस कर लिया, ई वे बिल कर लिया, रिटर्न्स कर लिया, सप्लाई भी कर लेते हैं। उसके बाद आपका एग्जेम्पशन और इनपुट टैक्स क्रेडिट रह जाएगा। अभी हम लोग आपका सप्लाई करेंगे। 85 एंटर सप्लाई। वन नोट खुल गया। आपके पास ऑप्शन है भैया, 1.25 पर देखें, आराम से देखें, कोई जल्दी, मतलब कोई जल्दी कह रहा हूँ मैं अगर जल्दी है तो। सप्लाई जी, हमारा जो जीएसटी है वो कहता है कि अगर आप गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करेंगे तो आपको इनकी सप्लाई पर जीएसटी देना होगा। किस टाइम देना होगा वो हमने पढ़ा है टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर में। सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा, ये पता लगता है कि आप कहाँ से सप्लाई कर रहे हैं और कहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं। तो इसे पढ़ाया जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर में, जो कि सीए इंटरमीडिएट के कोर्स में नहीं है। इस चैप्टर में हम जानते हैं कि अलग अलग सिनेरियो में हम क्या मानेंगे कि ये यहाँ पर सप्लाई हुई है। तो अगर आप सप्लाई दिल्ली से कर रहे हैं और इसका प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली के बाहर आ रहा है तो उस केस में वो इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी। आप खुद ही देखें, मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ। अब कई मुंबई में बैठे होंगे, कई राजस्थान में बैठे होंगे, नॉर्थ ईस्ट में बैठे होंगे, दिल्ली में होंगे, हिमाचल में होंगे, जम्मू में होंगे, मध्य प्रदेश में होंगे या साउथ की साइड होंगे। तो पूरे इंडिया में सप्लाई हो रही है ना, तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा बताइए। नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर नहीं है। हाँ, सीएस में है, सीएमए में है, उससे हम अलग से डिस्कस करेंगे और मैंने इस नोट्स में वो बनाए भी हुए हैं, बट वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपने जो है सप्लाई करी, उस केस में आपको सप्लाई पर, अगर वो सप्लाई एग्जेम्प्ट नहीं है, अगर वो सप्लाई रिवर्स चार्ज में नहीं आती है, उस केस में आपको इस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। जो रेसिपिएंट है, जो रेसिपिएंट है उसको, सप्लायर को इनवॉइस अमाउंट में जीएसटी का पोर्शन देना पड़ेगा और सप्लायर जो है वो सरकार को जमा कराएगा। हम इस चैप्टर में सिर्फ ये जानेंगे कि सप्लाई का मतलब क्या होता है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि आपने सेल कर दी तो उसको सप्लाई बोलते हैं, बट एग्जैक्टली सप्लाई का मतलब क्या होता है वो हम जानेंगे। गुड्स का मतलब क्या होता है, सर्विस का मतलब क्या होता है, वो भी हम जानेंगे। देयर हैज़ टू बी अ डेफिनेशन कि ये गुड्स हैं या ये सर्विस है। आइए यहाँ पर जानते हैं सप्लाई, चैप्टर नंबर 11 हमारी बुक का स्टडी मटेरियल का शायद चैप्टर नंबर 2 है। हाउ टू चेक वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल, ये आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कभी भी क्वेश्चन आया जीएसटी का तो उसमें पता लगाना है कि जीएसटी कितने पोर्शन पर लगेगा, किस पर लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, वो आपको यहाँ से देखकर चेक करना है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है क्या ये एक्टिविटी सप्लाई में कवर्ड है, क्या सप्लाई हुई है या सप्लाई हुई नहीं है। अगर सप्लाई ही नहीं हुई तो जीएसटी का सवाल नहीं आएगा, और अगर सप्लाई हुई है तो आपको ये चेक करना होगा वेदर सप्लाई इज़ कवर्ड इन एग्जिम्पशंस, क्या वो सप्लाई एग्जेम्प्ट है या नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड है। जो नेगेटिव लिस्ट हम आज ही के चैप्टर में जानेंगे। ऐसी सप्लाई जिन पर जीएसटी नहीं लगता है, वो जीएसटी के दायरे से आप कह सकते हैं आउटसाइड है, उसे नेगेटिव लिस्ट में कवर किया हुआ है, और एग्जेम्पशन में उसे एग्जेम्प्ट करा हुआ है। गवर्नमेंट चाहे तो एग्जेम्पशन हटा भी सकती है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें बनाई हैं, नेगेटिव लिस्ट एंड एग्जेम्पशन। नेगेटिव लिस्ट में जीएसटी लगेगा ही नहीं, एग्जेम्पशन में लगता है बट अभी उसको 0% करा हुआ है, यूँ समझ सकते हैं। यह एक अप टू अ सर्टेन लिमिट एग्जेम्प्ट करा हुआ है। तो एग्जेम्प्ट भी नहीं है और नेगेटिव लिस्ट में भी कवर्ड नहीं है।
उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और डिटरमाइन करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर द चैप्टर ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, कि भैया उसमें क्या ट्रांजैक्शन वैल्यू में आएगा, डिस्काउंट माइनस करना अलाउ है नहीं है, सब्सिडी माइनस होगी कि नहीं होगी, और आप अगर कोई और भी खर्चा इनकर कर रहे हैं रेसिपिएंट के बिहाफ पर और उसको चार्ज कर रहे हैं तो वो भी इंक्लूड होगा कि नहीं होएगा, वो सारे पॉइंट्स आप कंसीडर करेंगे और वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे। डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ सप्लाई एंड जीएसटी लाइबिलिटी। अब आपको इसका टाइम ऑफ सप्लाई देखना है कि किस टाइम सप्लाई हुई है, ताकि आप उसके बाद उस पर जीएसटी लाइबिलिटी कैलकुलेट कर कर नेक्स्ट महीने को पे कर पाएँ। उसके बाद आप जीएसटी की पेमेंट करेंगे और जीएसटी के सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन रखेंगे और अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे। ऐसा जो है हर महीने चलते जाएगा। कुछ लोगों के लिए क्वार्टरली भी कर दिया गया है। पेमेंट तो मंथली होगी बट रिटर्न आप क्वार्टरली भर सकते हैं। ये कुछ लोगों को लाभ दिया गया है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड नहीं करता है। ऑल्सो कीप इन माइंड द प्रोविजन ऑफ रिवर्स चार्ज। अगर उस सप्लाई पर सामने वाले को टैक्स देना है तो आप लिख देंगे कि ये सप्लाई जो है रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होगी, इसलिए हम जो है इनवॉइस पे जीएसटी नहीं लगा रहे हैं, जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे हैं। टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होगी तो टैक्स बनेगा, अगर नहीं होगी तो टैक्स नहीं बनेगा। Supply of anything other than goods or services will not attract GST. Therefore, it is imperative and it is essential to know what do you mean by goods and what do you mean by services. Goods का मतलब होता है every kind of movable property, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ज्यों का त्यों ले जाया जा सकता है, उसे बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब डिसमेंटल नहीं करना पड़ता। कई ऐसे भी प्लांट होते हैं जो कि ज़मीन में धसे होते हैं, दैट बिकम इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी मैं पार्क जाता हूँ तो पार्क में जो है एक तरह से इन्होंने एक जिम बनाया हुआ है। दिल्ली में जितने भी पार्क्स हैं उसमें फ्री में जो है वो चीज़ें लगा दी है जो जिम में चाहिए होती है एक्सरसाइज करने के लिए, और उसे ज़मीन में धसा दिया है ताकि कोई उठाकर भाग ना पाए, और इसीलिए वो भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी बन गई, इमूवेबल एसेट बन गया। जिस भी चीज़ को आप बिना तोड़ मरोड़ के, बिना डिसमेंटल करे, तोड़े फोड़े, ज्यों का त्यों एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं, उसे मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। गुड्स में क्या नहीं आता है? मनी एंड सिक्योरिटीज़। मनी यानी कि पैसा, और सिक्योरिटीज़ यानी कि आपको पता है शेयर्स। शेयर्स में ट्रांसफ़र करता हूँ, जीएसटी लगता है उस पर। आज मैंने शेयर खरीदे, मैं किसी दूसरे को दे रहा हूँ, सप्लाई हो रही है, उस पर क्या जीएसटी आता है? नहीं आता। हाँ, ब्रोकरेज लगती है, ब्रोकरेज के पोर्शन पर जीएसटी होता है, कमीशन के पोर्शन पर जीएसटी होता है, बट सिक्योरिटीज़ और मनी को आप इधर उधर देते हैं उस पर जीएसटी नहीं होता है। तो ये चीज़ें इसमें नहीं आती हैं। इंक्लूड्स, गुड्स में क्या और चीज़ें आती है? देखिए चीज़ों में फ़र्क है। गुड्स में सभी चीज़ें आती है जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकती है, ज्यों का त्यों, मनी एंड सिक्योरिटीज़ को छोड़कर। एंड ऑल्सो इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवेड बिफोर द सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। भैया आज मेरी जो फसल है वो ज़मीन में धसी हुई है और मैं कहूँगा ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, बट मुझे पता है यार मुझे उस फसल को ज्यों का त्यों बेचना भी नहीं है। उसमें जो चीज़ें लगी है, भैया मैंने शुगर केन की खेती करी है, या मैंने फ्रूट्स बनाए हैं, वेजिटेबल्स उगाए हैं, जो भी किया है, सब्जियां उगाई हैं, तो मैं उसको बेच अभी रहा हूँ, सप्लाई अभी कर रहा हूँ, क्योंकि एग्री कर रहा हूँ कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसके बाद मैं उसको वहाँ से निकाल कर आपको बेच दूंगा। तो ज़मीन से वो अलग होगी ना। अल्टीमेटली जो चीज़ लगी हुई है उसमें मेरे को, जो भी चीज़ लगी हुई है उसमें जो घास लगी हुई है उसे तो मैं बेचूंगा नहीं। उस मतलब घास कह लो या पत्ते कह लो या जो भी फसल कह लो, उस फसल में जो एक्चुअल में जो चीज़ है, बनाना लगा तो बनाना हो गया, उसके पत्ते नहीं, बनाना। तो वो जितनी भी चीज़ें हैं उसे तो आप अलग कर कर बेच ही सकते हैं, तो मूवेबल हो गया, तो वो इंक्लूड होगा। और एक्शनेबल क्लेम भी इंक्लूड होगा। अब आपका सवाल होना चाहिए एक्शनेबल क्लेम क्या है? देखिए एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है मीन्स अ क्लेम टू एनी डेट अदर देन अ डेट सिक्योर्ड बाय अ मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाय हाइपोथिकेशन और प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये आपको समझना पड़ेगा कि एक्शनेबल क्लेम क्या है। एक्शनेबल क्लेम क्या है? जिस पर ऐसा क्लेम जिस पर आप एक्शन ले सकते हैं। एक्शनेबल क्लेम मीन्स अ क्लेम फॉर एनी डेट विच इज रिलेटेड टू एनी बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ फ्रॉम
arising out from any immovable property which is not in possession and for which relief can be claimed in civil courts. देखिए, एक्शनेबल क्लेम का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ, बड़ी टेक्निकल डेफिनेशन है, कभी आती नहीं है, बट कुल मिलाकर बात यह है कि आपका एक ऐसा क्लेम है जिस पर आप एक्शन ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अरियर्स ऑफ रेंट. अब आपको रेंट रिसीव करना है और उसमें आपने इंक्रीज़ कर दिया और इंक्रीज पोर्शन जो है सामने वाले व्यक्ति ने नहीं दिया, यानी जो रेंट का अरियर है वो रिसीव नहीं हुआ है. उस केस में आप उस पर एक्शन ले सकते हैं क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने एग्री करा है पे करने का, बट पे कर नहीं रहा है. कुल मिलाकर बात ऐसा हो गया कि आपके वो डेटर में आ गया जिस पर आप एक्शन ले रहे हैं. बट ये नहीं होना चाहिए कि आपने कोई चीज़ मॉर्टगेज करी है इमूवेबल प्रॉपर्टी को, या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को हाइपोथिकेशन या प्लेज दिया है कि बैंक से लोन लेना है तो मैं उसको दे देता हूँ. दैट इज़ अ सेपरेट थिंग. बैंक ने आपको उतना लोन दिया है और उसके बदले सिक्योरिटी की फॉर्म में लिया है. एक्शनेबल क्लेम में सिक्योरिटी नहीं आ रही है, सिंपल अरियर ऑफ रेंट है ना, आपको लेना है, कुछ आपने लिया उसके बदले एक्सचेंज नहीं है कुछ कि आपने सिक्योरिटी दिया हो. सिंपल है, अरियर्स ऑफ रेंट है, आपको लेना है, आप ले सकते हैं. सिंपल एज दैट. तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको इसका दिया है. ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये आप गूगल करेंगे, आपकी बुक में भी डिटेल में दे नहीं रखा, सिर्फ इतना ही दे रखा है. ये तो एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मैंने क्लैरिटी के लिए दे दिया कि चलो अरियर्स ऑफ रेंट से कुछ समझ में आएगा. सर्विसेज की बात करते हैं. सर्विसेज के डेफिनेशन में गुड्स को छोड़कर सभी चीज़ें आती है. हालांकि सर्विसेज में भी मनी एंड सिक्योरिटीज़ नहीं आती है. एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू use of money or conversion of money by cash by any other mode from one form of currency denomination to another for which a separate consideration is charged. अब चीज़ को आप समझेंगे. देखिए इसका मतलब क्या हो गया. एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू यूज़ ऑफ मनी, और जहाँ तक मुझे लग रहा है जैसे कि पेटीएम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अदर आपके जो हैं वॉलेट प्रोवाइडर्स हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो मनी को यूज़ करने की कुछ सर्विसेज दे रहे हैं कि मेरे वॉलेट में पैसा डालो, इससे आप यूज़ कर सकते हैं. तो वो सर्विसेज के डेफिनेशन में आएगा. दे आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस. यू कैन पुट योर मनी इन देयर वॉलेट एंड देन यू कैन गेट कैश बैक इफ़ यू परचेज फ्रॉम दैट एप्लीकेशन. या फिर आप रुपी को डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, डॉलर को रुपी में कन्वर्ट कर रहे हैं. देयर इज़ अ कन्वर्जन प्रोसेस इन्वॉल्व, देयर इज़ अ कन्वर्जन फीस, और उस पर जो है जीएसटी लगेगा. सिर्फ कन्वर्जन फीस पर जीएसटी लगेगा जो सामने वाला व्यक्ति चार्ज कर रहा है, जिसे हम मनी एक्सचेंजर बोलते हैं. आपको इंडिया से बाहर जाना है तो डेफिनेटली आप कुछ डॉलर्स लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर आप रुपी सबमिट कर सकते हैं, अपना पासपोर्ट देंगे, उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, आरबीआई की गाइडलाइंस होती है, और उसके तहत जो है आप मनी को कन्वर्ट करा सकते हैं. जिस व्यक्ति ने आपको ये सर्विस दी है वो डेफिनेटली कुछ चार्जेस लेगा, और उस चार्जेस के पोर्शन पर जो है वो जीएसटी चार्ज करेगा, क्योंकि वो एक सर्विस है. भले ही वो मनी एक्सचेंज कर रहा है, बट पूरे मनी की आपने 1 लाख रुपए एक्सचेंज करे तो 1 लाख रुपए पर जीएसटी नहीं लगेगा. मे बी उस 1 लाख पर 5,000 रुपये की उसकी कमीशन है, उस 5,000 रुपये पर जीएसटी लगेगा. देयरफॉर मनी एंड सिक्योरिटीज डजंट कम इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, नाइदर सर्विसेज. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज सर्विस इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन ऑफ फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन्स इन सिक्योरिटीज़. आप अगर सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग को फैसिलिटेट कर रही हैं, जैसे ऐसी सिक्योरिटीज़ हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो ब्रोकरेज लेते हैं, तो उस पोजीशन पर जीएसटी लगेगा. डायरेक्टली सिक्योरिटीज़ बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उस सिक्योरिटीज़ की वैल्यू पर नहीं लगेगा, बट जो सर्विसेज दे रहा है उसको फैसिलिटेट कर रहा है, वो एक नई सर्विस दे रहा है, करेक्ट, उस पोजीशन पर जीएसटी लग सकता है. यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई कि भैया सप्लाई में गुड्स का मतलब क्या होता है, सर्विस का मतलब क्या होता है. मुझे पता है कि कुछ जो चैप्टर्स रह गए हैं आपके आने वाले, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक आफ्टर सप्लाई वी विल बी डूइंग एग्जामिशन एंड देन इनपुट टैक्स क्रेडिट. दीज आर रियली इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा, एग्जामिशन से भी आएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट से तो आएगा ही आएगा. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. और जितना अच्छे से क्लैरिटी होगी, देखो 101 पेज ज़्यादा नहीं होते, 101 पेजेस आर नॉट मोर. और मैंने ज़्यादा खुला खुला ही लिखा है, आप देख सकते हैं, मैंने कोई हौच पौच करके नहीं लिखा है, खुला खुला लिखा है, चार्ट्स लगाए हुए हैं, देखो आप मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है. तो आप एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते कि भाई ये कैसे होगा. अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो 500 पेजेस कैसे याद करेंगे. ये तो सिर्फ 100 पेजेस हैं, और इनकम टैक्स के भी 122 पेज दिए हैं आपको. तो 200-250 पेज का अगर कंटेंट को याद करना है समझ के, और फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से करने हैं प्रैक्टिस, इतनी मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी.
ये मैंने आपको मिनिमम चीज़ बताई ये पास होने के लिए, इतना तो करना ही पड़ेगा। लोग इससे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि चलो ये बुक भी पढ़ ली, एक और बुक भी पढ़ ली, फिर तीसरी बुक के क्वेश्चंस भी कर लिए, पास्ट ईयर भी कर लिए, फिर एक आध फैकल्टी के और क्वेश्चन आंसर्स ट्राई कर लिए, मॉक टेस्ट पेपर दे दिए, खूब प्रैक्टिस करते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। आप सिर्फ ई बुक रीड करके जाएंगे नहीं होएगा। येस, दिस इज असेंशियल फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज ऑन द डे ऑफ एग्जाम, बट बिफोर दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रीड स्टडी मटीरियल, कंप्लीट स्टडी मटीरियल। उसमें 2 पार्ट दे रखे हैं स्टडी मटेरियल में, एक में प्रोविजंस लिखे हैं और उसके बाद उसकी एनालिसिस है। आप चाहें तो सिर्फ एनालिसिस पार्ट पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ यहाँ लिखी है वही चीज़ दोबारा से एनालिसिस में लिखी है, और इसलिए आपकी बुक जो है थोड़ी सी बड़ी हो गई है। तो आप डायरेक्टली एनालिसिस पढ़ सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ सकते हैं, बैक एक्सरसाइज पढ़ सकते हैं। ई बुक में कुछ ऐड करना है वो एडिशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको स्टडी मटेरियल पढ़ना ना पड़े। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, उसको अलग से मार्क कर सकते हैं कि भाई नेक्स्ट टाइम बुक खोलें तो सिर्फ वो क्वेश्चन आंसर्स देख लें जो आपने मार्क करे हैं, कि इससे आपकी क्लैरिटी हो रही है। एंड आफ्टर डूइंग ऑल द स्टफ, just practice and practice, revise and practice more. From where to practice? From past year, from RTP, from mock test, from other test series which other platforms provide. या कोई और टीचर्स के आपको टेलीग्राम पर क्वेश्चन आंसर्स का बुक मिलता है, सेट मिलता है, लगाओ क्वेश्चन आंसर्स। कौन रोक रहा है आपको? अब इसके आगे जो है बात करते हैं नेगेटिव लिस्ट के बारे में। नेगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 2, यानी कि इसे हम सप्लाई मानते ही नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है कि एग्जेम्प्ट होगी, बट क्योंकि ये सप्लाई नहीं मानी जाती इसके लिए इस पर टैक्स नहीं लगता। देयरफॉर नो जीएसटी। आज हम लोग जो है नेगेटिव लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। इवन हम टाइप्स ऑफ सप्लाई के बारे में बात करेंगे, और नेक्स्ट क्लास से जो है सप्लाई की जो 4 कैटेगरीज हैं, सप्लाई में क्या आता है क्या नहीं आता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो 2 क्लासेस में मैं कोशिश करूँगा आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाए। थोड़े से वीडियोस बड़े बन सकते हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, बट अब ऐसा ही है यार, थोड़ा आराम से डिस्कशन कर रहा हूँ तसल्लीपूर्वक। पहले भागे जा रहा था, 4 सब्जेक्ट करवाने थे, अब हो गए हैं तो अब अपडेट करनी है चीज़ें। और जब मैं अपडेट कर रहा हूँ, नए नोट्स बना रहा हूँ या नई चीज़ें कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल ही तसल्लीपूर्वक कर रहा हूँ। एटलीस्ट कोई भी स्टूडेंट आएगा तो उसको 4 सब्जेक्ट तो मिल पाएंगे ना। पहले ऐसा नहीं था जब मैंने स्टार्ट करा था। पहले ये था कि एक सब्जेक्ट चल रहा है, स्टूडेंट आया, 4 सब्जेक्ट लिए, दूसरा सब्जेक्ट आने वाला है, फिर दूसरा आ गया, फिर स्टूडेंट ने बाय कर लिए, 2 सब्जेक्ट तो मिल गए बट 2 आने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है, अब कोई भी बाय करेगा उसको 4 मिलेंगे एक साथ में, और डेफिनेटली जो अपडेट होगा वो लेटेस्ट वीडियोस भी उसे मिलते रहेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट आ रहा है सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर। आपने देखा होगा कि अगर एम्प्लॉयर को सर्विस देता है, जैसे कि कंपनी में लोग काम करने जाते हैं तो उसमें आप लोग काम कर रहे होते हैं, या जो भी जॉब कर रहा है वो काम कर रहा होता है, तो एक तरीके से वो गुड्स तो नहीं बेच रहा, वो सर्विसेज दे रहा है। अगर वो सर्विस अपने एम्प्लॉयर को दे रहा है तो एम्प्लॉयर उसको बदले में सैलरी दे रहा है, और सैलरी पर जीएसटी नहीं लगता, सैलरी के पोर्शन पर जीएसटी नहीं लगता। देखा जाए तो एक तरह से उसने भी सप्लाई करी है भैया एम्प्लॉय ने, कि मैंने आपको अपनी सर्विस दी है, बदले में आप मुझे पैसा दे रहे हो तो जीएसटी चार्ज कर लो मुझसे, तो मैं जीएसटी चार्ज कर लेता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। इफ़ इट इज़ डन इन कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई अमाउंट दी जाती है फॉर नॉट ज्वाइनिंग अ कंपीटिंग बिजनेस, उस केस में टैक्स लगेगा। समझिए क्या होता है, देखिए जब भी कोई कंपनी में काम कर रहा होता है और एक अच्छी पोजीशन में होता है, तो कंपनी कहती है भाई आपको हमारी कंपनी के काफ़ी सारे सीक्रेट्स पता हैं, तो अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं भले ही जाइए, बट अगर आप हमारे कॉम्पिटिटर को ज्वाइन कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसकी हेल्प करेंगे हमारे सारे सीक्रेट्स देने के लिए। और इसीलिए वो इसे डिस्करेज करने के लिए, ये इसको नहीं अलाउ करने के लिए बोलते हैं कि हम आपको जो है 50 लाख रुपए ऑफर कर रहे हैं, 20 लाख रुपए ऑफर कर रहे हैं, आप किसी भी कंपीटिंग बिजनेस में नहीं जा सकते हैं। ऐसा अगर इनके बीच में अरेंजमेंट होता है तो ये अरेंजमेंट जीएसटी के लिए लायबल होगा। कुछ करना या कुछ नहीं करना दोनों ही सर्विसेज में आता है। आप कुछ करें या फिर आप एग्री करें मैं कुछ नहीं करूँगा, आप अपने आप पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, दोनों ही चीज़ें जो है सर्विसेज में आ रही है। और इस केस में जीएसटी लगेगा, क्योंकि आप ये जो है एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में नहीं कर रहे बल्कि एम्प्लॉयमेंट के बाहर उससे आप निकल रहे हैं और ये सेपरेटली इस एग्रीमेंट को अंजाम दे रहे हैं, तो ये जीएसटी के दायरे में आएगा। एक बार आप एम्प्लॉय बन गए और एम्प्लॉय बनकर जो आप सर्विसेज एम्प्लॉयर को दे रहे हैं, व्हेन यू आर इन दैट एम्प्लॉयमेंट फेज, बदले में आपको सैलरी मिल रही है, सिर्फ उसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा कोई और किसी और कैपेसिटी में एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहे हैं, नॉट एज एन एम्प्लॉय, वो सब जीएसटी के दायरे में आया है, वो सब जीएसटी के दायरे में आता है। सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल
इस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इसका क्या मतलब है? आपको पता है कि कोर्ट है और ट्राइब्यूनल है। ट्राइब्यूनल जो है अलग अलग एक्ट में बने हुए हैं, जैसे कि आपका कंपनीज एक्ट हो गया, जैसे कि आपका इनकम टैक्स एक्ट हो गया, जीएसटी में भी जो है एपलेट ट्राइब्यूनल्स हैं। तो उस केस में जितने भी ये ट्राइब्यूनल्स बने हुए हैं या फिर जो आपके कोर्ट हैं, वो भी तो एक तरीके की सर्विसेज दे रहे हैं। जब आप उस ट्राइब्यूनल के पास जाते हैं, वो अपनी फ़ीस लेता है आपसे, फ्री में कोई भी आपका केस नहीं लड़ता। वकील लेते हैं ना, कोर्ट भी लेता है सर, कोर्ट में भी फाइलिंग का फ़ीस होता है, उनके जजेस को भी तो सैलरी जाती है, उस पैसे पर जो है जीएसटी नहीं लगेगा। फंक्शंस परफॉर्म बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायत्स, म्यूनसिपैलिटीज़, अदर लोकल अथॉरिटीज़। इफ़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गेट्स कंसिडरेशन फॉर सिंगिंग अ सॉन्ग देन इट शुड बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। इसमें जो है आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो एम्प्लॉय नहीं होते और उन्हें सैलरी नहीं मिलती है, इसलिए जो पैसा उन्हें मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है इन इनकम टैक्स। तो ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर है, पंचायत है, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, बाकी लोकल अथॉरिटीज़ हो गई, इनके जो भी मेंबर्स होते हैं वो कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बदले में इन्हें पैसा मिलता है। वो जो चीज़ है ना, जो एक्ट के तहत लिखा गया है, संविधान के तहत लिखा गया, ये फंक्शंस परफॉर्म करेंगे और वो कर रहे हैं, बदले में पैसे मिल रहे हैं, वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आता है। हालांकि अगर वो साइड में जाकर कुछ गाना गाते हैं, जैसे हंसराज हंस है, हमारे रोहिणी में ही है, दिल्ली में ही है, वो शायद बीजेपी में इलेक्टेड मेंबर भी हैं जहाँ तक मुझे पता है, वो गाना भी गाते हैं। मनोज तिवारी एक्टिंग करते थे, गाना गाते हैं। तो अगर कहीं पे परफॉर्म करते हैं वो, तो उस केस में तो पैसा लेंगे, उस पर जीएसटी होगा, पर जो ये फंक्शन अपने परफॉर्म कर रहे हैं उस पर जीएसटी नहीं होगा। सिमिलरली ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट in pursuance of the provisions of the constitution in that capacity. Duties performed by any person who holds any post in pursuance of the provisions of the constitution in that capacity. इसका मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पावर को डिफाइन करा है और उस पावर को जिस बंदे ने लिया है, अडॉप्ट करा है कि भाई ठीक है मैं इस पोजीशन में आ रहा हूँ, वो अपनी ड्यूटीज़ को निभा रहा है, बदले में उसको जो पैसा मिलेगा उस पर सप्लाई मानकर उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बहुत सारी पोस्ट होती है यार, प्राइम मिनिस्टर की भी होती है, प्रेसिडेंट की भी होती है, और भी बहुत सारी पोस्ट होती है। वहाँ पर आपको पैसे मिलते हैं ड्यूटीज़ परफॉर्म करने की अपनी, और वो जीएसटी में नहीं आती है। ड्यूटीज़ परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज अ चेयरपर्सन और अ मेंबर और डायरेक्टर इन अ बॉडी एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़ एंड हु इज़ नॉट डीम्ड एज एन एम्प्लॉय। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी कंपनी में काम कर रहा है, जैसे आपको पता होगा, कुछ तो एम्प्लॉय होते हैं, कुछ डायरेक्टर होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होते हैं, कुछ मैनेजिंग डायरेक्टर एक ही होता है या होल टाइम डायरेक्टर होते हैं, कुछ पार्ट टाइम डायरेक्टर होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो जो फुल टाइम डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर, वो तो सैलरी लेते हैं। बाकी सारे डायरेक्टर जो हैं डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बट दे आर नॉट एम्प्लॉइज़, एम्प्लॉय की कैपेसिटी में नहीं होते। तो उस केस में उन्हें जो है सिटिंग फीस मिलती है, और सिटिंग फीस तो खैर सभी लोगों को मिलती है, जो भी जो है बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें एक सिटिंग फीस मिलती है। अब ये जो चीज़ यहाँ पर बताई गई है, सिमिलरली हो सकता है कि कई बार जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है उसमें गवर्नमेंट जो बाहर से अपना कोई बंदा अपॉइंट कर सकती है कि ये आपका एम्प्लॉय नहीं है बट एक इंडिपेंडेंट पर्सन है जो हमारे भी यहाँ पर देख रेख करेगा, चीज़ों का ध्यान रखेगा। तो उस केस में उस बंदे को भी कुछ पैसे दिए जाते हैं और वो भी जो है सप्लाई नहीं मानी जाएगी और उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रीमेटोरियम, मॉर्च्यूरी, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज्ड। किसी व्यक्ति की डेथ हो गई तो उसके बाद उसका जो फ्यूनरल करना है, जलाना है, अंतिम संस्कार करना है, जलाना है, दफनाना है, कुछ भी काम करना है, कोई भी चार्जेस लगते हैं, उसे सप्लाई नहीं माना गया है और जीएसटी के दायरे से उसे बाहर रखा गया है। सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, अगर आप लैंड और बिल्डिंग को बना रहे हैं और बनाने के दौरान पहले बेच देते हैं तो एक तरह से आपने कंस्ट्रक्शन की सर्विस प्रोवाइड करी है। बट अगर लैंड एंड बिल्डिंग बनाने के बाद बेचते हैं, जैसे कि इफ एनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ इज रिसीव बिफोर द इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन। कई बार कंप्लीशन सर्टिफिकेट अथॉरिटी से आने में टाइम लगता है, लोग पहले रहना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए फर्स्ट ऑक्यूपेशन या फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव हुआ, विच एवर इज अर्लियर, बात एक ही है। पता लगे कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया बट वहाँ पे कोई रहने नहीं गया,
तो फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट की डेट रिलेवेंट हो जाएगी। अदरवाइज लोग रहना पहले शुरू कर देते हैं क्योंकि बनकर तैयार हो गई हैं चीज़ें, बट कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने में टाइम लग रहा है तो वो वाली डेट रिलेवेंट हो जाएगी। यहाँ कहते हैं कि उस डेट से भी पहले अगर एंटायर कंसिडरेशन फॉर सच सेल आपको पहले ही रिसीव हो जाता है, उस केस में जीएसटी लगेगा क्योंकि आप एक कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरे भाषा में अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन के बाद आप चीज़ों को बेचते हैं, प्रॉपर्टी को बेचते हैं, तो उस केस में वो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा, जिसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी में है नहीं, सर्विसेज की डेफिनेशन में है नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सप्लाई की डेफिनेशन में भी नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव लिस्ट में स्पेसिफिकली कवर कर दिया है और इसीलिए इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एक्शनेबल क्लेम्स की मैंने बात करी, जैसे कि क्लेम टू एनी डेट, अरियर्स ऑफ रेंट है आपको रिसीव करना है, समझ रहे हैं आप, कोई अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, क्योंकि अगर आपकी लॉटरी लग गई तो वो भी तो पैसा आपको क्लेम करना है, वो भी तो एक तरह से एक्शनेबल क्लेम हो गया जिस पर आप एक्शन ले सकते हैं। बेटिंग, गैम्बलिंग में जीत गए, वो भी तो आपको क्लेम करना है। इनको छोड़कर जो बाकी सारे एक्शनेबल क्लेम्स हैं उस अमाउंट पर भी जो है जीएसटी नहीं लगेगा, आपके पैसे आप ले सकते हैं। सर्विस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फीस और एप्लीकेशन फीस और बाय वट एवर नेम इट इज कॉल्ड। वट डज इट मीन? मतलब सर्विसेज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सर्विस देती है, किस चीज़ की सर्विस देती है? बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस या लाइसेंस फॉर एल्कोहलिक लिकर, मतलब कि सरकार खुद कहती है कि आप जो है दारू बेच सकते हैं, इसीलिए जो सरकार की लाइसेंस शॉप्स हैं उसी से जो है दारू बिक सकती है, अदरवाइज़ नहीं बिक सकती है। तो अगर सरकार ये लाइसेंस देने का काम करती है और लाइसेंस देने के बदले कुछ फ़ीस लेती है, कंसिडरेशन लेती है, लाइसेंस फ़ीस के नाम पर, एप्लीकेशन फ़ीस के नाम पर, जिस भी नाम से उसको पुकारो आप उस नाम पर, उस केस में उस फीस पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि उसे हम सप्लाई मान ही नहीं रहे हैं। दैट इज़ कवर्ड अंडर नेगेटिव लिस्ट। तो ये नेगेटिव लिस्ट के जो 9 पॉइंट्स हैं आपको याद होने चाहिए, ताकि अगर इनमें से कोई भी चीज़ आए तो आप लिख कर आ सकें कि एज पर सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 दिस पर्टिकुलर थिंग, उसका नाम डालेंगे, इज कवर्ड अंडर नेगेटिव लिस्ट एंड देयरफॉर इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। सिंस इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई देयरफॉर जीएसटी विल नॉट बी लेविड। तो अगर आप ये सब लिख कर आते हैं पूरा डिटेल में, जैसे मैंने आपको बताया, तब आपको पूरे नंबर मिलते हैं। कुछ डेफिनेशंस हम कर लेते हैं और फिर आज का चैप्टर जो है, आज की क्लास जो है हम कंप्लीट करेंगे। डेफिनेशंस में जो है कंसिडरेशन की डेफिनेशन आ रही है और ये आपने सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ में पढ़ा होगा। बिजनेस लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने कंसिडरेशन पढ़ा होगा, जो चैप्टर 2 होता है। वही कंसिडरेशन का मतलब यहाँ दे रखा है। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन है सेम है कि आप कोई चीज़ कर रहे हैं और बदले में जो आपको मिलेगा उसे कंसिडरेशन बोलते हैं। एनीथिंग रिसीव्ड इन रिटर्न वेदर मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी, और नॉन मॉनिटरी में हो सकता है कि आप कुछ करें या आप कुछ ना करें। जैसे मैंने बताया कि आप कंप्यूटर के पास मत जाइए, पैसे ले लीजिए, तो वो भी आप कर रहे हैं। कुछ नहीं करने को भी, रोक लगाने को भी करना बोलते हैं। बट इट शैल नॉट इंक्लूड सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट। जी हाँ, कंसिडरेशन में सब्सिडी नहीं आएगी जो सरकार आपको देती है, और बाकी सभी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड होगी। सिमिलरली डिपॉजिट नॉट ट्रीटेड एज कंसिडरेशन, कि भैया आज मेरे को कोई सेल करनी है और सेल करने के लिए मुझे 1 लाख रुपए का एडवांस मिल गया, तो 1 लाख कंसिडरेशन नहीं है। जब मेरी सेल हो जाएगी, वो उसके पैसे दे देगा, तो मैं उसको 1 लाख वापस रिटर्न कर दूंगा। तो 1 लाख तो सिर्फ डिपॉजिट था, दैट वाज नॉट अ कंसिडरेशन। बट यस, अगर मैं उसको कहता हूँ चल 1 लाख तो तेरे डिपॉजिट के आए हुए हैं, तो बैलेंस अमाउंट पे कर दे, तो मैं उस डिपॉजिट के पैसे को यूज़ कर रहा हूँ कंसिडरेशन मीट करने के लिए, फिर वो कंसिडरेशन माना जाएगा। पर्सन में कौन कौन आते हैं? देखिए, पर्सन में जैसे इनकम टैक्स में आते हैं वैसे यहाँ पर आते हैं इंडिविजुअल, हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, भाई कई पर्सन का गठन हो गया है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, फर्म है, एलएलपी है, कंपनी है, बॉडी कॉरपोरेट है, लोकल अथॉरिटी है, सोसाइटी है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट भी एक तरह के पर्सन है, वो भी आते हैं। कॉरपोरेशन भी आती है जो किसी सेंट्रल स्टेट या प्रोविंशियल एक्ट में बनाई गई है। ट्रस्ट भी आती है और आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन भी आते हैं, जैसे कि गॉड हो गए, भगवान के आइडल हो गए, वहाँ पर पैसा चढ़ रहा है, चंदा चढ़ रहा है, वो भी जो है पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। रिलेटेड पर्सन ऑलरेडी डन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत लंबा चार्ट मैंने बनाया था, कौन कौन रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं, फैमिली का मतलब क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया था। तो वो चीज़ें याद होनी चाहिए मेरे दोस्तों, याद करना है। देखिए, मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कॉन्सेप्ट सारे मालूम है। मैंने अभी बुक खोली मतलब ये आपके सामने ओपन करी अपनी ई बुक, आपको पढ़ाना शुरू कर दिया, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ बिल्कुल ईजी टू अंडरस्टैंड मैनर में। द ओनली प्रॉब्लम इज़ टू रिटेन दैट थिंग। अगर मेरा एग्जाम होगा तो एग्जाम देने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका प्रिंट आउट लूँगा, 2 बार या 3 बार रिवाइज करूँगा खुद ही के नोट्स, अगर मुझे एग्जाम में लिखना होगा तो मैं उसका बता रहा हूँ।
यानी मैं गूगल का रेफरेंस नहीं ले सकता या कुछ टाइप नहीं कर सकता सेक्शन नंबर रेफरेंस के लिए। कॉन्सेप्ट सब कुछ पता है, बट थोड़ा और क्लैरिटी के लिए, क्योंकि लिखना पड़ेगा ना प्रोविजंस उसमें, तो मैं 2 या 3 रीडिंग करूँगा, फटाफट से स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस देखूंगा क्योंकि वही पेपर में आते हैं, और एग्ज़ाम देने चले जाऊँगा। तो 2 दिन मुझे लगेंगे। अगर मुझे खुद एग्ज़ाम दोबारा से देना है या सीए फाइनल का एग्ज़ाम देना है, डेफिनेटली यार कोई भी सीए बन चुका है, अगर उसको दोबारा से एग्ज़ाम देना है तो वो रिवीजन कर ही देगा। हाँ, अपना कोई सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का बिना रिवीजन भी दे सकते हैं, बट फिर उसमें 100 मार्क्स नहीं आएंगे। पास हो जाएंगे आप, क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स मालूम है, आपको बस जाकर अपीयर करना है, बिकॉज मैं ये पढ़ाता हूँ। पर अगर ज़्यादा नंबर चाहिए, 80% 90% चाहिए, तो मुझे भी एक रिवीजन करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी होती है। इट्स नॉट लाइक कि आप जो है गूगल पे कोई चीज़ क्लैरिटी के लिए देख सकते हैं, उसमें एक्यूरेट आंसर आपको देना होता है, और लिमिटेड टाइम में आपको करना होता है, तो राइटिंग स्किल्स भी आपके अच्छे से चेक होते हैं। टाइम ज़्यादा नहीं मिलता, तो डेफिनेटली आप चाहे सीए बन जाएं, उसके बाद भी आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तो रिवीजन तो सबको करनी ही पड़ती है। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है। एग्ज़ाम के लिए मैं सारी चीज़ें आंख बंद करके आपको बताऊंगा कि अच्छा रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन लोग आते हैं। समझ रहे हैं आप? किसी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, कोई 2 बंदे एक को कंट्रोल कर रहे हैं, एक बंदा दूसरे को कर रहा है, दूसरा वाला पहले को कर रहा है, समझ रहे हैं? तो आंख बंद करके जैसे मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सारी चीज़ें, वैसे आपको भी रिकॉल करनी है, तभी जो है आप इस सब्जेक्ट में जो है अच्छे नंबर ला पाएंगे। टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब है जो टेरिटरी आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइन करी हुई है। और आर्टिकल 1 में इंडिया का मतलब क्या है, टेरिटरी का मतलब क्या है, ये जो ऐसे लैंड बना हुआ है ना, ये पूरा जो है इंडिया डिफाइन करा हुआ है। टेरिटरी के अलावा टेरिटोरियल वाटर्स 12 नॉटिकल माइल तक, 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.856 किलोमीटर्स। तो 12 नॉटिकल माइल समुद्री रास्ता जो होता है नॉटिकल माइल्स में नापा जाता है। सी बेड एंड सब सॉइल बिलो द वाटर्स, भाई पानी के नीचे जो सॉइल है या सी बेड है वो सब भी आते हैं। कंटिनेंटल शेल्फ, जब आप जाएंगे किसी बीच पर तो धीरे धीरे आप आगे जाते रहेंगे, तो जो रेत है उसकी ढलान बढ़ती जाएगी, उसे कंटिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। और बहुत आगे चले जाएंगे तो डेफिनेटली जो है पूरा समुद्र शुरू हो जाएगा, तो वो कंटिनेंटल शेल्फ है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है यहाँ से 188 नॉटिकल माइल्स, यानी वैसे बेस लाइन से देखा जाए तो 200 नॉटिकल माइल्स होता है। तो पहला तो 12 नॉटिकल माइल आपका टेरिटोरियल वाटर ही हो गया, जो आपकी कंट्री का पार्ट है, इंडिया का पार्ट है। बाद वाला जो स्पेशल बाद वाला जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, EEZ बोलते हैं इसको, ये भी इंडिया का पार्ट है। और जो एयर स्पेस है ऊपर जो है, ऊपर आसमान टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर में, वो सभी जो इंडिया का पार्ट है। तो ये इंडिया की डेफिनेशन हमने इनकम टैक्स में भी करी थी, और सेम चीज़ जो है वो GST में भी लिखी हुई है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ सप्लाई के बारे में, और फिर मैं आपकी आज की क्लास जो है कंप्लीट करा दूंगा। देखिए, सप्लाई के केस में जो है इंडिविजुअल सप्लाई हो सकती है, जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज जो आप सप्लाई कर रहे हैं वो क्लियरली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने पार्ले जी का बिस्किट लिया तो क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है मैं बिस्किट खरीद रहा हूँ, ये एक प्रोडक्ट है, इसका कोई HSN कोड होता होगा और इस पर एक GST की रेट बताई होगी गवर्नमेंट ने। तो इस केस में जो है आप वो डायरेक्टली जो है रेट लगा सकते हैं। प्रॉब्लम आती है जहाँ पर कॉम्पोजिट सप्लाई हो रही है। कॉम्पोजिट सप्लाई में होता क्या है कि आप एक पैकेट है, इसका प्राइस है 100 रुपये, और इसमें कई सारी चीज़ें आ रही है इस पैकेट में, और सब पर अलग अलग रेट लगती है। तो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज आर जनरली सोल्ड इन कॉम्बिनेशन। ये हो सकता है कि नेचुरली बंडल्ड हो, कुछ जो है वो नेचुरली बंडल्ड होती है कि भैया बिजनेस में इन दोनों चीज़ों को एक साथ सप्लाई करा जाता है। मैगी के साथ मसाला आएगा, समझ रहे हो आप? ऐसी कुछ चीज़ें जो है नेचुरली बंडल्ड होती है कि भैया ये तो इसके साथ जाएगा ही जाएगा। तो उसमें एक होती है प्रिंसिपल सप्लाई कि भैया हम मैगी सप्लाई कर रहे हैं, मसाला तो एड ऑन है। तो फिर जो मैगी पर रेट लगती है वही पूरी अमाउंट पर रेट लगेगी, जो 15 रुपये 18 रुपये का जो पैकेट आता है। तो जो प्रिंसिपल सप्लाई की रेट है वही रेट इस पर लग जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर जो है टीवी बाय करता है और उसमें जो है उसको वारंटी मिलती है और मेंटेनेंस भी फ्री मिलती है, तो ये कॉम्पोजिट सप्लाई है, क्योंकि टीवी के साथ आपको गुड्स के साथ एक सर्विस भी मिल रही है। बट यहाँ पर जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है वो टेलीविजन है, यू आर सेलिंग अ टेलीविजन, और एडिशन में आप कोई सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो जो भी टोटल अमाउंट आप चार्ज कर रहे हैं वो टोटल अमाउंट पर टीवी वाला रेट ही लगेगा। सिमिलरली अगर आप होटल में जाते हैं, उसमें अकोमोडेशन मिलता है, हालांकि उसमें कई बार ऐसा होता है कि आपको जो है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट फ्री मिलेगा, तो आपने तो ब्रेकफास्ट भी दे दिया और आपने रहने की फैसिलिटी भी दे दी है, तो गुड्स भी हो गया। और वैसे गुड्स क्या हो गया, जो ब्रेकफास्ट खा रहे हैं उसमें कुछ पोर्शन गुड्स का है, कुछ सर्विसेज का है, क्योंकि एक तरह से वो रेस्टोरेंट सर्विस है और रहने की तो सर्विस है ही है। इस केस में जो है मोटा मोटी आप रहने जा रहे हैं उसका मोटा खर्चा है,
और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो है ये जनरली दोनों साथ में प्रोवाइड करा जाता है। तो इसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई होगी ना, जैसे होटल अकोमोडेशन, उस पर जो रेट लगता है वही टोटल प्राइस जो चार्ज करी जा रही है 1,000 रुपये प्रतिदिन का, 2,000 प्रतिदिन का, वही रेट जो है आपके लिए लगेगी। अब बात करते हैं मिक्स्ड सप्लाई। तो कॉम्पोजिट सप्लाई में बात कर ली हमने, नेचुरली बंडल्ड है। मिक्स्ड सप्लाई में क्या होगा, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा सप्लाई होगी जिसे आप सेपरेट कर कर भी बेच सकते हो, दोनों को इकट्ठे बेचना जरूरी नहीं है। अब इस केस में क्या होता है, आपने ड्राई फ्रूट्स लिए और ड्राई फ्रूट्स जो है अलग अलग ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, उसमें कुछ चॉकलेट्स भी डाल दी और दिवाली का गिफ्ट पैकेट बना दिया 500 रुपये का, 1,000 रुपये का। तो जो वो गिफ्ट पैकेट है, आपको समझने वाली चीज़ है, वो जो गिफ्ट पैकेट है, वो गिफ्ट पैकेट में कई चीज़ें आ रही है जिसको आप अलग अलग भी बेच सकते थे, आपने ज़बरदस्ती कंबाइन करा है और प्राइस आप एक ही चार्ज कर रहे हैं। इंडिविजुअली प्राइस आपने बताई नहीं है किसका कितना है। हाँ होगा कुछ MRP, बट आपने तो एक प्राइस रखी है पूरे गिफ्ट आइटम की। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जिस भी आइटम पर हाईएस्ट रेट लगती होगी, मान लो यहाँ पर 10 आइटम है, 10 को अलग अलग बेचा जा सकता है, आपने कंबाइन कर एक प्राइस फिक्स कर दी 1,000 रुपये। आप देखेंगे इसमें से जितने भी आइटम है सब पर जो भी रेट लगती है, जो हाईएस्ट रेट वाला है 28% वाला, किसी पे भैया 12% लगती है, किसी पर 5% लगती है, अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रेट लगती है, कुछ एग्जेम्प्ट भी है GST से। बट क्योंकि ये आपने मिक्स सप्लाई करी है, तो जिस भी प्रोडक्ट पर, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट हुआ जिस पर सबसे हाईएस्ट रेट लगती है, वो रेट आप पूरे पर लगाएंगे। मतलब मानेंगे कि 1,000 रुपये अगर MRP है तो 28% इंक्लूड कर 1,000 आया होगा, उस हिसाब से रिवर्स कैलकुलेशन कर सरकार को 28% का GST पे करेंगे। अगर उसमें ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी हाईएस्ट रेट पे जो टैक्स लगता है वो 12% है या 18% है, तो आप उतनी रेट पर जो है पूरी अमाउंट पर GST लगाएंगे। जैसे मान लेते हैं स्वीट्स, चॉकलेट्स, केक, फ्रूट हो गया, सब कुछ जो है सिंगल प्राइस पर आप मिलाकर बेच रहे हैं, तो इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है जो दिवाली पे गिफ्ट आते हैं। और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। आप चाहें तो दिवाली आएगी या कोई आपका और कोई त्यौहार आएगा, रक्षाबंधन आएगा या कोई आपका 15 अगस्त आएगा, होली आएगा, जो भी त्यौहार आएगा, क्रिसमस आएगा, उसमें आप गिफ्ट बाय करके देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं आप कि भैया कौन सा ऐसा चीज़ है, और गूगल कर देखेंगे सबके HSN कोड क्या क्या है जो इसमें सामान आया है और किस पे क्या क्या रेट लगती है। तो जो हाईएस्ट वाला होगा वही बिल में लगाया होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास में जो है आपका चैप्टर कंप्लीट करेंगे सप्लाई का, और फिर एग्जामिशन का चैप्टर शुरू करेंगे कि भैया क्या क्या चीज़ें एग्जाम्प्ट होती है। मुझे लगता है कि मैं काफ़ी क्लैरिटी दे रहा हूँ आपको एक कॉन्सेप्ट पे, बस आपको इसे दोबारा से खुद से पढ़ना है ताकि आपको जो है खुद से पढ़कर भी चीज़ें क्लियर होने लग जाए और फिर आपको वीडियो ना देखना पड़े। एंड देन द नेक्स्ट थिंग विल बी टू रिटेन द थिंग्स, रिटेन द कंटेंट एंड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस कि भैया कैसे एग्ज़ाम की लैंग्वेज में लिखना है और कैसे जो है बिना देखे आंसर्स करने हैं। अपना दिमाग चलाना शुरू कर दीजिए। अभी तो आप मेरा सुन रहे हैं, बाद में खुद का दिमाग चलाएंगे, यार ये होना चाहिए, ये क्यों नहीं है, उस चैप्टर में जाकर देखता हूँ, रिलेटेड पर्सन रिलेटेड पर्सन क्या होता है, चलो चेक करता हूँ। तो खुद से जब रिसर्च करेंगे ना, वो आपकी सेल्फ स्टडी कहलाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन। जय हिंद, बाय बाय।